Hello everyone, welcome back to my channel MedSphere Hub. Today's topic is blood transfusion. यूनिवर्सिटी एग्जाम में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न या तो लॉन्ग आंसर में या शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में हम उसकी डेफिनेशन, इंडिकेशंस, डोनर क्राइटेरिया, कलेक्शन एंड स्टोरेज, ब्लड फ्रैक्शन या कंपोनेंट, सैग एम ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशन, इन टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होल ब्लड और ब्लड कंपोनेंट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन होता है या तो होल ब्लड का या उसके कंपोनेंट का, टू रिस्टोर सर्कुलेटरी वॉल्यूम, इम्प्रूव ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और कलेक्ट कोगुलेटिव डिफेक्ट। जो रिस्टोर करता है सर्कुलेटरी वॉल्यूम को, इम्प्रूव करता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को और करेक्ट करता है कोगुलेशन डिफेक्ट्स को। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब हम उसके इंडिकेशंस की बात करते हैं। इंडिकेशन में सबसे पहले एक्यूट ब्लड लॉस। एक्यूट ब्लड लॉस में सबसे पहले ट्रॉमा हो सकता है, जीआई ब्लीडिंग हो सकता है, फ्रैक्चर्स हो सकता है, पॉलीट्रॉमा हो सकता है, हीमोथोरेक्स, मेजर सर्जिकल ब्लड लॉस। दीज आर द एक्यूट ब्लड लॉस। क्रॉनिक एनीमिया भी हो सकता है। क्रॉनिक एनीमिया में हम पेशेंट को पैक्ड आरबीसी प्रेफर करते हैं। बर्न हो सकता है। बर्न में हम पेशेंट को प्लाज्मा या फिर एफपीपी, अभी हम आगे इसको एफपीपी को आगे देखेंगे कि ये है क्या। सेप्टिसीमिया या शॉक पेशेंट को अगर होगा तो हम उसे वॉल्यूम सपोर्ट देंगे। अब हम कोगुलेशन डिसऑर्डर की बात करते हैं। कोगुलेशन डिसऑर्डर में सबसे पहले आईटीपी। आईटीपी क्या होता है? इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इसमें ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें जो प्लेटलेट काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज हो जाता है। ये होता है आईटीपी। पेशेंट को प्लेटलेट रेफर करेंगे। फिर अगर पेशेंट को हीमोफीलिया है तो एफएफपी या क्रायोप्रेसिपिटेट देंगे। दीज आर द कोगुलेशन डिसऑर्डर्स। ट्रांसफ्यूजन के लिए हमें जो डोनर चाहिए उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, सबसे पहले हम उन टॉपिक को देखते हैं। जो डोनर क्राइटेरिया में सबसे पहले वो क्लिनिकली फिट होना चाहिए। अगर वो अंडरवेट है और उसका ग्लोबिन कम है तो फिर वो क्लिनिकली फिट नहीं माना जाएगा। और कोई सीरियस सिस्टमिक डिसीज़ नहीं होनी चाहिए उस पेशेंट को। सीरियस सिस्टमिक डिसीज़ में हम क्या कह सकते हैं कि उसे कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, क्रॉनिक इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, एचआईवी लाइक कैंसर नहीं होना चाहिए, सीरियस सिस्टमिक डिसीज़ नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव फॉर एचआईवी, हेपेटाइटिस, इन्फेक्शंस, और उसका वेट है वो 45 kg से अबव होना चाहिए। और अगर एक बार पेशेंट ने ब्लड डोनेट कर दिया है तो वो सेकेंड टाइम जो ब्लड डोनेशन करेगा वो 16 वीक के बाद ही करेगा। अब ब्लड के कलेक्शन और स्टोरेज की बात करते हैं। सबसे पहले ब्लड में एंटी कोगुलेंट का यूज़ करेंगे ताकि ब्लड क्या कोगुलेट ना हो पाए। अगर वो कोगुलेट ही हो जाएगा तो हम ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? सीपीडी। सीपीडी क्या होता है? सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। ब्लड को जो स्टोर करेंगे उसका जो टेम्परेचर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब हम सेल्फ लाइफ की बात करते हैं। स्टोर्ड ब्लड में सब कंपोनेंट एक जैसे सर्वाइव नहीं करते हैं, तो आरबीसी का जो सर्वाइविंग कैपेसिटी है अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक है। प्लेटलेट का डिक्रीज विद इन 24 आवर, आरबीसी का डिस्ट्रॉयड रैपिडली, क्लॉटिंग फैक्टर लेबाई। ब्लड फ्रैक्शन की बात करते हैं या कंपोनेंट की बात करते हैं। सबसे पहले पैक्ड सेल। पैक्ड सेल में पीआरबीसीज ये ऑब्टेन किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन होल ब्लड एट द 2000 to 2300 ग्राम फॉर 15 to 20 मिनट। इसका यूज़ किया जाता है क्रॉनिक एनीमिया में, ओल्ड एज में और चिल्ड्रन में। इसका जो एडवांटेज है वो कार्डियक ओवरलोड को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। अब हम ब्लड फ्रैक्शन में आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट ब्लड फ्रैक्शन की बात करते हैं जिसको हम ऑब्टेन करते हैं सेम वे एज पैक्ड सेल बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके इंडिकेशन हैं बर्न, हाइपोएल्बुमिनिया, सीवियर प्रोटीन लॉस। इट कैन बी फ्रैक्शनाइड इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट। ह्यूमन एल्बुमिन पे बात करते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट ब्लड फैक्टर। इसे ऑब्टेन किया जाता है रिपीटेड प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन के थ्रू। कैन बी स्टोर फॉर सेवरल मंथ इन लिक्विड फॉर्म एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दैट इज एफएफपी, इसको हम रैपिडली फ्रोजन होता है, स्टोर किया जाता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये कंटेन करता है कोगुलेशन फैक्टर्स को। इसे यूज़ किया जाता है लिवर डिसीज़ में और कोगुलेशन फेल्योर में। क्रायो प्रेसिपिटेट की बात करते हैं तो फॉर्म्ड आफ्टर थ्रोइंग एफएफपी,
ये कंटेन करता है फाइब्रिनोजन और फैक्टर 8 को। इसका यूज़ किया जाता है हीमोफीलिया, DIC, हाइपोफाइब्रिनोजिनेमिया। क्रायो प्रेसिपिटेट को याद करने की ट्रिक भी है। क्रायो लव्स F8। क्रायो प्रेसिपिटेट लव्स F8। F मीन्स फाइब्रिनोजन, 8 मीन्स फैक्टर 8। अब हम नेक्स्ट ब्लड फैक्टर की बात करते हैं, फाइब्रिनोजन। ये ऑब्टेन किया जाता है ऑर्गेनिक लिक्विड फ्रैक्शंस ऑफ प्लाज्मा। इसे स्टोर किया जाता है ड्राइड फॉर्म में। इसका यूज़ होता है DIC, ए फाइब्रिनोजिनेमिया में। इट हैज़ गॉट रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ट्रांसमिट होने के ज़्यादा रिस्क होते हैं फाइब्रिनोजन में। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, PRP, इसे ऑब्टेन किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ फ्रेशली डोनेटेड ब्लड एट 150 to 200 ग्राम फॉर 15 to 20 मिनट। प्लेटलेट कंसनट्रेट की बात करते हैं, इसे प्रिपेयर्ड फ्रॉम PRP। अब हम एग्जाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज सैग एम ब्लड। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सैग एम ब्लड क्या होता है? ये पैक्ड रेड ब्लड सेल को प्रिजर्व करता है सोडियम, एडेनिन, ग्लूकोज, मैनिटॉल सॉल्यूशन में। अब हम लाइन बाय लाइन जो सोडियम, एडेनिन, ग्लूकोज, मैनिटॉल ये RBC को कैसे प्रिजर्व करते हैं, क्या काम है इनका, वो देखते हैं चार्ट के थ्रू। एस जो होता है वो है सोडियम क्लोराइड। इसका फंक्शन क्या है? ये मेंटेन करता है ऑस्मेटिक बैलेंस को। ए एडेनिन, एडेनिन क्या करता है? ये हेल्प करता है ATP सिंथेसिस के लिए। G ग्लूकोज, ग्लूकोज का काम है एनर्जी सोर्स। M मैनिटॉल, मैनिटॉल क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है RBC मेम्ब्रेन को। अब इसके क्या एडवांटेज हैं? सबसे पहले ये RBC की वायबिलिटी को बेटर करता है, इसमें कोई प्रोटीन नहीं होता और ये यूज़ होता है एनीमिया में। प्रिकॉशन क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें, क्या क्या प्रिकॉशन है? अगर हम पेशेंट को 4 यूनिट सैग एम के दे चुके हैं तो हम उससे होल ब्लड दे सकते हैं। अगर पेशेंट को 2 यूनिट सैग एम दे चुके हैं तो हम एल्बुमिन कंसीडर कर सकते हैं। और क्या क्या अगर हम पेशेंट को ये देने के बाद हम पेशेंट में क्या क्या मॉनिटर करेंगे, तो सबसे पहले कोगुलेशन स्टेटस को मॉनिटर करेंगे और प्लेटलेट काउंट को मॉनिटर करेंगे। नाउ कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं? सबसे पहले सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशन में क्या है? कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर। द नेक्स्ट वन इज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। हीमोलाइटिक रिएक्शन हो सकता है, पायोजेनिक रिएक्शन हो सकता है और एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल क्या हो सकता है? इम्यूनोलॉजिकल में सेंसिटाइजेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स या प्लेटलेट। इन्फेक्शन में क्या क्या है? इन्फेक्शन में सबसे पहले पेशेंट को हेपेटाइटिस हो सकता है, HIV हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, मलेरिया, EBV, CMV, सिफिलिस, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा रेयर मिलेगा आपको। एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, थ्रोम्बोफुबाइटिस हो सकता है। थ्रोम्बोफुबाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है जो एक से ज़्यादा वेन में ब्लड को क्लॉट कर देता है, ब्लॉक कर देता है। कोगुलेशन फेल्योर में डाइल्यूशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर DIC। द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज हीमोसाइड्रोसिस। हीमोसाइड्रोसिस क्या होता है? इसमें आयरन का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है और ये क्यों होता है? रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। सिट्रेट टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, लाइक हाइपोकैलमिया, ब्रैडिकार्डिया। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।